हम लोग चलते हैं दोस्तों क्लास 10 के ज्योग्राफी विषय भारत संसाधन एवं उपयोग के क्वेश्चन और आंसर पर। ये सूर्या क्लासेस द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसाधन को परिभाषित कीजिए। यह क्वेश्चन पूछेगा कि संसाधन किसे कहते हैं। तो उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे विभिन्न भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर वनस्पति, वन्यजीव, जलीय जीव आदि मानवीय जीवन को सुखद बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी संभावी एवं संचित कोश संसाधन को हमको अर्थ स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग संभावी संसाधन। संभावी संसाधन किसी क्षेत्र में मौजूद वैसे संसाधन जिसका अभी तक उपयोग नहीं हुआ है परंतु उपयोग में लाए जाने की संभावना है, इसे संभावी संसाधन कहते हैं। किसी क्षेत्र में मौजूद वैसे संसाधन जिसका अभी तक उपयोग नहीं हुआ है परंतु उपयोग में लाए जाने की संभावना है, तो इसे संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे हिमालय प्रदेश का खनिज जिनका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण महंगा है। अब है संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन किसी क्षेत्र में मौजूद वैसे संसाधन जो ज्ञात भी है और उपलब्ध तकनीक के आधार पर उसका उपयोग किया जा सकता है परंतु भविष्य के लिए सुरक्षित रखा गया है। उन्हें संचित कोश संसाधन कहते हैं। जैसे नदी का जल, जिसे भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये थे
संचित कोश संसाधन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। तो संसाधन का सीमित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का सीमित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। पृथ्वी पर कोयला, पेट्रोल जैसे अनेक महत्वपूर्ण अनवीकरणीय संसाधन है जो एक बार प्रयोग करने के बाद या होने के बाद समाप्त हो जाते हैं। विकास को सतत रूप से जारी रखने के लिए इन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। इसी प्रकार कई ऐसे संसाधन हैं जिनके अनियोजित एवं अविवेकपूर्ण प्रयोग बेरोजगारी और गरीबी को बढ़ाकर समाज में असमता लाते हैं। अतः संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। तो आज के वैज्ञानिक जमाने में तकनीक का महत्वपूर्ण स्थान है। तकनीकी के बल पर प्राकृतिक संसाधनों से रहित राष्ट्र भी विकसित राष्ट्रों की अगली पंक्ति में बैठ जाता है। उदाहरण के लिए जापान को लिया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों से परिलक्षित इस देश के तकनीक का विकास एवं उसके विवेकपूर्ण उपयोग कर जापान विकसित देशों की श्रेणी में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के निम्नलिखित 4 प्रकार माने गए हैं। एक में है व्यक्तिगत संसाधन। जिस संसाधन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। याद कीजिए कि जिस संसाधन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि वैसा संसाधन जिस संसाधन पर किसी व्यक्ति का खास अधिकार होता है तो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। संसाधन के स्वामी को इसके बदले सरकार को केवल लगान चुकाना पड़ता है।
संसाधन के स्वामी को इसके बदले सरकार को केवल लगान चुकाना पड़ता है। जैसे बाग बगीचा, तालाब इत्यादि का। नेक्स्ट है दूसरा, सामुदायिक संसाधन। किसी खास समुदाय के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। किसी खास समुदाय के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले या पड़ने वाले संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। इसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। जैसे गांव में मंदिर, मस्जिद, परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब, शमशान घाट इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। किसी राष्ट्र के भीतर मौजूद सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। किसी राष्ट्र के भीतर मौजूद सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। देश की सरकार को यह अधिकार होता है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। देश की सरकार को यह अधिकार होता है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। तो अभी हम चल रहे थे राष्ट्रीय संसाधन, यानी किसी राष्ट्र के भीतर मौजूद सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। देश की सरकार को यह अधिकार होता है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। ऐसे संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहमति से किसी देश द्वारा किया जा सकता है, जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। पुनः इसको जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। ऐसे संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी देश द्वारा किया जा सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बतावें। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है?
तो आप जानते हैं जलोढ़ मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, यानी जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताना है और इस मिट्टी में कौन कौन सी फसल लगाई जा सकती है तो ये आपको बताना है। तो जलोढ़ मिट्टी को बांगर और खादर मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखिए कि जलोढ़ मिट्टी को बांगर और खादर मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, बंगाल, असम इत्यादि राज्यों में पाया जाता है। तो आप जान गए कि जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर और खादर मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, बंगाल, असम इत्यादि राज्यों में पाया जाता है। तो क्वेश्चन थे